हेलो चलो ज्ञान बच्चे लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो 30 डेज हार्ड चैलेंज को आप लोग बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं, बहुत प्यार दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोटेशनल मोशन एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर है जिसको लेके यार हमेशा से बच्चों को दिक्कत रहा है, लेकिन मैं आज तुम्हारा ये परसेप्शन कंप्लीटली चेंज कर देने वाला हूं। तुम्हारा जो साइकोलॉजी है टुवर्ड्स दिस चैप्टर, स्पेशली इन नीट फिजिक्स, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और मैं तुम्हारा ज्यादा समय भी नहीं लेता हूं, तुम्हें पता है तुम्हारा 1 आवर एंड 1.5 आवर के बीच में कोई भी टाइम हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट आई कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक जिससे कि नीट में क्वेश्चन आ सकता है। आई विल कंप्लीट होल थियोरी, होल फॉर्मूला, शॉर्टकट्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, PYQs एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकता है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज इस सेशन के बाद तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा टुवर्ड्स द रोटेशनल मोशन, तुम्हारा जो थिंकिंग लेवल होगा फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वो कंप्लीट चेंज कर देने वाला हूं मैं। और अगर इसमें मैं सफलता प्राप्त कर लिया तो आप लोग जरूर मुझे सेशन के बाद कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि यस, हमारा मेहनत सफल हो रहा है और बच्चे तक वही चीज पहुंच रहा है जो मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपके अंदर फिजिक्स के लिए वो वैल्यू एडिशन होए, इस सब्जेक्ट के लिए, इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए वो भावना जगे। समझ रहे हो ना कि यार फिजिक्स बहुत ही आसान है। जब 1 से 1.5 घंटा में ये मास्टर ऐसा करवा सकता है, तो जब ये मास्टर यही रोटेशनल चैप्टर पूरा साल में 10-11 दिन में पढ़ाता होगा, तो क्या ही पढ़ाता होगा, कितना बवाल पढ़ाता होगा, कितने प्रैक्टिस करवाता होगा, वो तुम्हें समझ में आएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि तुम मेरे बारे में समझो कि मैं कितना बढ़िया पढ़ा सकता हूं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या इस सेशन को करने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारा जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स है, तुमसे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो पाएंगे नीट के या नहीं। तो आंसर है बिल्कुल हो पाएंगे। ये आप सेशन 1 घंटा रहिए मेरे साथ, पता चल जाएगा, राइट ना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों रोटेशनल मोशन का, और आज एकदम फोड़ फाड़ डालते हैं। मेरा नाम है आदित्यानंद और आप लोग बहुत सारे प्यार देते हैं मुझे। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे। फिलहाल मैं मोर देन 10 ईयर्स से नीट और जेई के बच्चों को प्रिपेयर करवा रहा हूं, और दिल में यही है कि यार नीट के बच्चों को जो फिजिक्स का डर है वो डर ही खत्म हो जाए। और मैं चाहता हूं एकदम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, मतलब डर वर सब खत्म, फिर तुम्हें फाइट करने में मजा आता है। तो वही चीज तुम्हें मजा आना चाहिए। तो चलो अभी देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। रोटेशनल मोशन में जो है, मतलब पूरा का पूरा रोटेशन की जब मैं बात करता हूं, तो इसमें कितने ऐसे टॉपिक हैं रोटेशन में जिससे क्वेश्चन आ सकता है। तो रोटेशन को थोड़ा इस बार सिलेबस और आसान बनाया गया है नीट 2024 के लिए। एक बहुत ही बड़ा सा टॉपिक को खत्म किया गया है। कौन सा टॉपिक? हमेशा की तरह मैं बोलता हूं, पहले खुश हो जाओ और फिर आवाज दिल से निकालो, जिससे कि मजा आए, तुम्हें जबरदस्त वाला फील आए। तो दिल और आग मिलाते हुए खुश रहना चाहिए। रोटेशन में अब बेटा 5 टॉपिक बच गए हैं जिससे क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है क्या सर? वो है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत बढ़िया सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें कौन से फॉर्मूले होते हैं, कौन सा टॉपिक होता है, कैसे बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे लिए होने वाला है वो है टॉर्क। टॉर्क बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा नाम सुन के परेशान होने लगता है, बड़ा आसान चीज है भैया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। टॉर्क एंड इसके एप्लीकेशंस जो हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बाद जो बनता है सर, वो क्या है? वो है बेटा जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है, एंगुलर मोमेंटम। और चौथा जो टॉपिक है वो क्या है, जल्दी से बता दो, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, एंगुलर मोमेंटम। और चौथा जो टॉपिक है ना सर, वो कौन सा है, जल्दी से बताओ बेटवा, जल्दी से बता दो बेटवा। वो है सर एंगुलर मोमेंटम के बाद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहां पे 2 तरीके का होगा, क्योंकि रोटेशनल चैप्टर है, रिजिड बॉडी रोटेट करता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 2 तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो मैं फिलहाल तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं, इसके एप्लीकेशंस की बात करता हूं। अब एक चीज इसमें मिसिंग है, एक छोटा सा टॉपिक है टॉपलिंग, वो भी मैं करवा दूंगा सारी चीज।
थोड़ा बेसिक चीज जो है रोटेशंस के ऊपर वो भी करवा दूंगा, लेकिन मेनली वो जो रोटेशन वाला बेसिक चीज है वो यहां पे आ जाएगा टॉर्क में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे एप्लीकेशन यहां पे आ जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा वो यहां पे देखेंगे, और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड यहां पे होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है जो कि हमने क्लास में खूब कवर किया होगा, प्योर रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट, वो इस बार सिलेबस में नहीं है, बट मैं तुम्हें प्योर रोलिंग के बारे में बता दूंगा उतना कि अगर क्वेश्चन आता है तो भी तुम सॉल्व करके रख दोगे। लेकिन फिलहाल इन्हीं चारों टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या होगा। यहां पे दो तरीके से होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। एक होता है कि कोई डिस्क्रीट बॉडी है, डिस्क्रीट बॉडी मतलब छोटे छोटे बॉडी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये सारा बॉडी जो है ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। मान लो ये एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये मासेस है, ये मान लो m1 है, ये मान लो m2 है, ये मान लो m3 है, ये मान लो m4 है, और ये सारा डिस्टेंस r4 है, ये r3 है। ये कैसा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये r1 और r2। तो इस डिस्क्रीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इससे एक तरीके का क्वेश्चन बनता है। और एक होता है कंटिन्यूएशन में बॉडी। कंटिन्यूएशन में बॉडी का क्या मतलब है? जैसे पेन है, इसमें हर एक जगह मास है, कंटिन्यूस में बॉडी है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक प्लेट है, मान लो इसको मैंने ऐसे कैसे दिखाऊंगा मैं इसको फुल में, हाँ इतना सा दिखा दिया तो ये एक प्लेट है, देखो प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, इतना सा जो दिखा रहा हूं मैं। इसी को मैं क्यूब बना सकता हूँ, क्यूबाइड बना सकता हूँ, यहां से काट के क्यूब बना सकता हूँ, एंड सो ऑन, तुम्हें पता है। तो बॉडी अगर ये सॉलिड होता प्लेट तो हर एक जगह मास है, देखो ये कैसा है? कंटिन्यूएशन में बॉडी है। तो कंटिन्यूएशन में बॉडी हो सकता है या फिर डिस्क्रीट बॉडी हो सकता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। अब अगर कोई बॉडी कंटिन्यूएशन में हो, जैसे कि मान लो रॉड है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक एक डिस्क है, मान लो इसमें पूरा मास है भरा हुआ, या रॉड है मान लो, या फिर सॉलिड ही है, क्यूब ही है, क्यूबाइड ही है, स्फेयर ही है, कुछ भी मान लो ऐसे हो सकता है जो कि सॉलिड है, मान लो सब जगह मास भरा हुआ है। तो ये सब कंटिन्यूएशन में बॉडी है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है dm इंटू आर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये भी यही चीज लिखा हुआ है, देख रहे हो, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज किया है। एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाता है, उसका एक छोटा सा डी निकाला जाता है, फिर इंटीग्रेट किया जाता है। अभी फिलहाल इन सब चक्कर में नहीं फंसना है, मैं तुम्हें प्रॉपर पढ़ा रहा हूं बिल्कुल जीरो से। तो ये दो तरीका से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद दो थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जिस पे क्वेश्चन आता है। एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन कौन से थ्योरम है जल्दी से बताओ? एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखना जरा ध्यान से, मजा दिलाता हूं मैं तुम्हें। कौन कौन से सर? एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम जहां से क्वेश्चन बनेगा, ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके, और दूसरा क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दो थ्योरम क्या होगा और इससे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये मैं बता रहा हूं अभी नीचे। बस ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस बना के तुम्हें दिखाता हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा टॉपिक का कवरेज मिला तुम्हें। छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सब अपन पढ़ने वाले हैं इससे। तो जल्दी से इसको कवर करते हैं, फिर से इसी टॉपिक पे आएंगे। फिर टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टॉर्क के क्वेश्चन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम के। चलिए सर, टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब आप बात कर रहे हो तो सबसे पहले आप बता ही दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अगर बताना है तो हमारे पास क्या क्या है समझना जरा सा। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मुझे कवर करना है तो फिर से दिल और आग बना दूं क्या? हाँ सर बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो ये रहा दिल और ये रहा, क्या बात है सर, खुश हो गए अपन। हम चाह रहे हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑपरेशन करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो इधर डिस्कस कर लेते हैं सिंपल फॉर्मूला। जैसे कि हमारे पास है, सपोज करो रॉड, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा? हमारे पास है रॉड, इसका इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हमारे पास है रिंग, इसका इस सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हमारे पास है डिस्क, इसका इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? समझते जा रहे हो, दिमाग में भी सेट होता जा रहा है। सबका मास m है
और लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है, मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है ml²/12। ये बहुत ही मिनिमम होता है रॉड का। इसका क्या होता है, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है ml²/3 होता है। इसका रिंग का क्या होता है, रिंग का होता है mr²। इसका डिस्क का क्या होगा, mr²/2। ये कैसे एक्सिस है, ये या तो डॉट में है या तो क्रॉस में है, मतलब ये एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा, राइट। अब एक चीज मैं हमेशा बताता हूं, टॉर्क, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, लेकिन ऐसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हॉलो सिलेंडर का भी होता है। ध्यान से देखो, किसका सर, हॉलो सिलेंडर का। हॉलो सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास m है, रेडियस r है, तो ये जब इसके अबाउट ऐसे ऐसे नाचेगा, देख रहे हो, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है, हॉलो सिलेंडर का। किसका, हॉलो सिलेंडर का। और सॉलिड सिलेंडर अगर हो गया तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा वो यही होता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा डिस्क का होता है। तो इसको मैं बोलता हूं टॉर्क। क्या बोलता हूं, टॉर्क। यानी कि सॉलिड चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है और जो खाली चीज है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। इन सिमिलर फैशन दो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने की कोशिश करता हूं। एक है हॉलो स्फीयर, खाली वाला चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक है सॉलिड स्फीयर। बहुत बढ़िया सर, देखो ध्यान से, यह है सॉलिड स्फीयर। तो बताओ सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जल्दी से बताओ। सर ये हॉलो है, खाली है, लिख भी देता हूं मैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सर। इसका कोई भी एक्सिस ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा का पूरा एक बॉल है। मान लो प्लास्टिक बॉल बच्चों को खेलने वाला, वो हॉलो स्फीयर है। और मान लो कोई तुम संतरा मान लो, एक बढ़िया सा संतरा मान लो जो स्फेरिकल इन नेचर है, उसमें कोई भी एक्सिस लो सेंटर से पास करता हुआ तो हमेशा पेरिफेरी को टच करेगा और वो एक सिमेट्रिकल एक्सिस हो जाता है। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। और क्योंकि मैंने बताया सॉलिड का कम होता है, इसका कम होता है। कम का मतलब क्या, ये होता है 2/5 mr²। मास m और रेडियस r सबका है बेटा, मास m एंड रेडियस r। और होलो का ज्यादा होता है तो ये 2/3 mr² है। देखो ये सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने तुम्हें बता दिया बेटा। अब एक और चीज है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें जानना जरूरी है। जैसे कि सपोज करो कि कोई एक रॉड है और ये एंगल थीटा है, रॉड का मास m है और ये वाला लेंथ जो है वो l है। तो अगर इसके पास रोटेट कर रहा है तो ये थीटा फिक्स होता है बेटा। तो इसका कॉन्सेप्ट तो वही है कि यहां से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं, लेकिन उतना नीट में नहीं आने वाला है, इंटीग्रेशन टाइप का चीज। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या है इसका, ml²/12। गलत, एंड के अबाउट है तो ml²/3 sin² थीटा, ml²/3 इंटू sin² थीटा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इस एक्सिस के अबाउट है। तो ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जनरल जो कि मैंने तुम्हें बता दिया बेटा। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूसेज कहां पे है, उसके लिए मैं तुम्हें दो थ्योरम जो अभी बताया उसको यूज करता हूं सबसे पहले। तो एक थ्योरम मैंने बताया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा बताया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसको जरा सा समझो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके सर, ठीक है। ये थ्योरम बड़ा ही स्पेशल थ्योरम है। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये सिर्फ लैमिनार बॉडी के लिए है, प्लेनार बॉडी के लिए है, 2D बॉडी के लिए, 3D बॉडी के लिए नहीं है। 2D बॉडी के लिए ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे काम करता है इसको जरा सा समझो। जैसे मान लो कोई भी एक, मान मेरे पास ये एक बॉडी है जो इसी के प्लेन में है। ये प्लेन का क्या मतलब है सर, सपोज करो ये x एक्सिस है, सपोज करो ये y एक्सिस है, और सपोज करो यहां से एक z एक्सिस जा रहा है, x क्रॉस y इक्वल टू z। ओके, इसका बॉडी का मास m है सपोज करो, इसका बॉडी का मास m है सपोज करो। तो ये एक 2D बॉडी है, प्लेनार बॉडी है, XY प्लेन में बॉडी है। अनदर एग्जांपल लेता हूं अगर मैं, तो मैं एक रिंग को बोलता हूं ये एक प्लेनार बॉडी है, क्योंकि ये इस प्लेन में है। मान लो ये x और ये y प्लेन में है। XY नहीं लिख के अगर मैं XZ लिख दूं तो बताओ तो y किधर होगा, वह अंदर होगा। क्योंकि यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काम करता है कि x क्रॉस y, हमेशा x क्रॉस y ये z को रिप्रेजेंट करता है बेटा।
ये x हमेशा फर्स्ट वेक्टर होता है, ये हमेशा सेकंड वेक्टर होता है, और ये हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। 2023 नीट में क्वेश्चन पूछा है इससे, इसीलिए ये लिख दिया यहां पे, आएंगे इस पे, जरा वेट करो। अगर मैं लिखता हूं x क्रॉस y, इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ना फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट का काम करता है राइट हैंड का फिंगर। जब भी मैं फिंगर बोलता हूं तो ये 4 फिंगर, थंब बोलता हूं तो ये थंब, और पाम बोलता हूं तो ये हथेली होता है। हमेशा राइट हैंड यूज करना होता है, भले तुम लेफ्टी हो या राइटी हो, यूज राइटी ही करना है। समझ आया ना? ओके सर। तो ये होता है फर्स्ट वेक्टर, कौन काम करता है? फिंगर। जब भी मैं फिंगर बोलता हूं तो इसका मतलब थंब को छोड़ के बाकी 4। समझ आ गया? जब भी मैं पाम बोलता हूं तो हथेली, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? राइट हैंड। इंपॉर्टेंट क्या है? राइट हैंड यूज करना है सर। ओके। और रिजल्टेंट का मतलब होता है थंब। बहुत मजा आया, इस पे आते हैं, अभी इंतजार करेंगे। चलिए इधर देखिए, यह है फिंगर और यह है पाम। फिंगर इधर, पाम इधर, तो इसीलिए जेड तुम्हारी तरफ है। जो चीज आउट ऑफ प्लेन होता है उसके डॉट में करते हैं, जो इनसाइड द प्लेन होता है उसको क्रॉस में करते हैं। यहां पे मैंने जान के चेंज कर दिया है एक्स और जेड। जेड तीसरा वाला है, क्योंकि एक्स क्रॉस वाई हमेशा जेड देगा। तो जेड का काम थंब से हुआ, एक्स का काम हमेशा फिंगर से हुआ। तो ये थप्पड़ किधर आया? पाम, अंदर की तरफ। तो वाई किधर होगा? अंदर की तरफ। अंदर मतलब इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो उसको क्या लिखोगे? क्रॉस। यानी कि ये वाला क्रॉस में क्या है? वाई। मजा आया जीवन का तो बताओ, मजा आया जीवन का तो बताओ। यानी कि वो क्रॉस चीज प्लेन में नहीं है, प्लेन के अंदर है। मतलब y एक्सिस प्लेन के अंदर है और z एक्सिस प्लेन के बाहर है बेटा। ओके सर, इतना क्यों इंपॉर्टेंस है इसका? क्योंकि ये जो बता रहा हूं मैं, वो टॉर्क निकालने में, एंगुलर मोमेंटम निकालने में, बाकी जगह सब जगह यूज होता है राइट हैंड थंब रूल। मैं बच्चों को सिर्फ एक जगह बताता हूं और पूरा फिजिक्स में यूज करता हूं। ठीक है ना बेटा? बहुत शानदार सर। तो यहां से आपको ये चीज हमें डायरेक्शन में बताने में सफलता प्राप्त कर ली हमने। अब देखना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी प्लेनार बॉडी हो 2D, तो जिस प्लेन में बॉडी है, इन दोनों का अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है और इसके अबाउट अगर बॉडी को घुमाओ तो आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देता है, इसके अबाउट बॉडी को घुमाओ तो आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस देता है। इन दोनों के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो इसका और इसका सम होगा। यानी कि आई जेड निकालना है तो आई एक्स प्लस आई वाई होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। देखा तुमने? इसके केस में तुम मुझे लिख के दिखाओ। इस बार एक्स और जेड प्लेन में है, तो अगर मुझे एक्स क्रॉस वाई, वाई अंदर की तरफ है, वाई जो है वो परपेंडिकुलर, इसमें वाई या माइनस वाई दोनों परपेंडिकुलर ही बोलेंगे। तो अगर मुझे यहां पे इस थ्योरम का एप्लीकेशन लिखना है तो मुझे आई वाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई वाई इसके इसके परपेंडिकुलर है। माइनस वाई भी लिख सकते हो, बार बार बोल रहा हूं। आई एक्स और आई जेड के सम के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था कि जो प्लेन में है उसका सम जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके बराबर होगा। दिस इज ऑल अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। व्हाट अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा सर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या बचता है सर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये किसी भी बॉडी के लिए वैलिड है, चाहे बॉडी 2D हो, चाहे बॉडी 3D हो, चाहे बॉडी डिस्क हो, चाहे बॉडी रिंग हो, चाहे बॉडी रॉड हो, चाहे बॉडी स्फीयर हो, चाहे बॉडी सॉलिड स्फीयर हो, ये किसी के लिए भी वैलिड है। ये बोलता है स्टेटमेंट कि अगर कोई भी एक बॉडी है, एनी जनरल बॉडी, आई डोंट नो द बॉडी, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो दूसरा एक्सिस उस बॉडी में हो या उस बॉडी के बाहर हो, डजंट मैटर। दूसरा एक्सिस अगर पैरेलल है, चाहे बॉडी के अंदर है
या बॉडी के बाहर है, उस बॉडी के अबाउट, उस बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट, वेदर द एक्सिस इज इनसाइड, सॉरी, वेदर द एक्सिस इज इनसाइड और वेदर द एक्सिस इज आउटसाइड। चाहे ये I1 है चाहे वह I2 है, इन दोनों एक्सिस, अगर वो जो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो तुम पैरेलल किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। बस एक चीज का जरूरत होगा, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का और मास ऑफ द बॉडी तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। तो अगर इसका बॉडी का मास m है और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करो x1 है, सपोज करो इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, तो अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम I1 क्या होगा, इसका सबसे पहले ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस इस बॉडी का मास और इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ICM प्लस mx1 स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस जो इसके पैरेलल है और क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x1 है। अगर बात करता हूं मैं दूसरे एक्सिस का बेटा I2 निकालने का, I2 के बारे में जरा सा बात कर दीजिए सर। फिर से लिखोगे ICM, फिर से लिखोगे m, इसका टोटल मास और इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो md स्क्वायर। तो ये पूरा कहानी मैंने बता दिया बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी के लिए। पॉइंट मास का रिजिड बॉडी स्केलर सम देता है, सबका m r स्क्वायर सम करते चले जाओ, फिर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द रोटेशन। सारा का सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन हो गया। तो दो चार क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चलिए करेंगे तभी मजा आएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहां पे जरा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप लोग जरा सा इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए 10 से 20 सेकेंड के अंदर कि आपसे होता है या नहीं होता है। मैंने अभी एक चीज बताया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसका बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन में। बोल रहा है फॉर अ गिवन स्क्वायर लैमिना, ये लैमिना है पूरा का पूरा एक प्लेट की तरह है जो अभी मैं दिखाया था तुम लोगों को, गेटिंग की नहीं? हाँ सर। बोल रहा है कि ये टोटल मास मान लो m होगा, इसका कुछ भी होगा मुझे नहीं पता। बोल रहा है हुज सेंटर इज O, बोल रहा है कि आई ए सी ए सी ए सी ए सी ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ, ए सी क्या है ये है, ई एफ क्या है ये है। ये पूरा बॉडी को दो पार्ट में बांटा गया है। अगर ए सी पे बांटोगे तो ए सी और डी बी ये दोनों सिमेट्रिकल एक्सिस है, बोलो हाँ है। और अगर ई एफ में बांटोगे तो ई एफ और ये कोई नाम दे दो मुझे, कोई भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है सर, एक्स वाई दे दो ना। ये सिमेट्रिकल एक्सिस होगा क्योंकि आधा में इसको बांट दिया, आधा इसको बांट दिया, आधा में इसको बांट दिया, इसको बांट दिया। इस बॉडी को तुम, ये अगर इस तरीके का है और इसको अगर तुम नचाने की कोशिश कर रहे हो, जरा समझने की कोशिश करना मेरा पॉइंट को, क्या मैं बताने की कोशिश करता हूं। जैसे ये कोई बॉडी है मान लो, इसको ऐसे आधा आधा पार्ट में बांट दो, बांट दिया आधा आधा पार्ट में, दिख रहा है, और इसको ऐसे ऐसे नचाओ। अगर ये प्रॉपर सिमेट्रिकल है और इसको आधा आधा बांट दो, ऐसे ऐसे नचाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर नहीं है। ध्यान रखना, फोटो में ध्यान रखना, स्क्वायर है, सिमेट्रिकल है। समझ आया कि नहीं आया? स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर यहां से कटता तो बनता है स्क्वायर। तो ऐसे मान लो और इसको ऐसे ऐसे नचाओ, और स्क्वायर है तो रेक्टेंगुलर नहीं, यहां से काट के देखो और ऐसे ऐसे नचाओ, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। इन सिमिलर फैशन अगर मैं ये एक एक्सिस बनाता हूं देखो, और इसको ऐसे ऐसे नचाता हूं, और ये एक्सिस बनाता हूं देखो, ऐसे एक बार ऐसे बनाया एक्सिस, देख पा रहे हो ना, और एक बार ऐसे एक्सिस बनाया हूं, स्क्वायर है तो रेक्टेंगुलर में नहीं, वो ऐसे ऐसे नचा रहा हूं इस एक्सिस के बाद, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा। यानी कि यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होगा। इंपॉर्टेंट लाइन ये था, I1 होगा तो I1 ही मान लो। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा, ऐसे तुम इसको ऐसे से नचा रहे हो, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। अभी परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोला है तुमसे कि भैया
अगर दो एक्सिस परपेंडिकुलर है, क्योंकि स्क्वायर है तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, और स्क्वायर है तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस है तो ओ से पास करने वाला एक्सिस इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इनके भी परपेंडिकुलर होगा। तो आई ओ अगर मैं निकालूं इसका और इससे, तो क्या लिखूंगा मैं, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, तो मैं लिखूंगा आई टू प्लस आई टू इज इक्वल टू आई। देखो मजा आया। तो ये 2i2 अगर IO है तो I2 किसके बराबर है, IO/2। फिर I2 किसे इंडिकेट कर रहा है, IEF। IEF बोलो, मजा आ गया, सीख रहे हो। सिमिलरली यहां पे अगर ये वाला जो है BD या फिर AC, ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों का सम वही तो IO ही होगा सर। फिर से इस बार मैं क्या करूंगा, इसको मैंने I1 माना है तो ऑल्सो करके मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I1 इज इक्वल टू अगेन IO। इसको मैं लिख सकता हूं 2I1 इज इक्वल टू IO। फिर से मैं लिख सकता हूं I1 विच इज नथिंग बट इस क्वेश्चन में जो EF इंडिकेट हो रहा है, ये जो सॉरी AC इंडिकेट हो रहा है, AC इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि AC और इसके बराबर बराबर होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है। तो ये जो होगा वो IAC के बराबर होगा, और ये क्या हो गया I0/2। तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर देखोगे तो ये दोनों I0/2 और I0/2 है, यानी कि IEF और IAC दोनों बराबर होगा। कितना शानदार सा एक क्वेश्चन जिसमें कि मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का बेहतरीन यूज करवाया है। क्या समझ आया? तो इसके बेसिस पे तुम्हें 5-10 क्वेश्चन करने होंगे बेटा, तब तुम फील कर पाओगे क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से। एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा और मजा आने वाला है तुम्हें। जैसे ये एक बॉडी है, पढ़ो क्वेश्चन को। बोल रहा है अ रॉड, पढ़िए क्वेश्चन को, अ रॉड ऑफ लेंथ L is composed of the uniform length L/2 of wood whose mass is mw and uniform length of L/2 of brass whose mass is mp. The moment of inertia I of the rod about an axis perpendicular to the rod and through its center is equal to। अब यहां पे क्या है, ये रॉड, इसका थिकनेस बढ़ाता हूं मैं। एक तरफ लकड़ी है, लकड़ी का कलर कुछ भी ले लो, चलो ऐसे ले लो, व्हाइट कलर ले लो लकड़ी, ओके। दूसरा तरफ क्या है, ब्रास है, कोई दूसरा कलर ले लेता हूं दूसरी तरफ का, ओके ये ब्रास है। दोनों का लेंथ L/2 है, लेकिन ये MB है और एक MW है। ये वाला भी L/2 है, ये वाला भी L/2 है। बोला इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। एक एक करके सॉल्व करो। ये एक रॉड है जिसके इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एंड के अबाउट अभी तुरंत सिखाया mL²/3, तो इसका भी निकालोगे तो हो जाएगा MW L² मतलब L/2 का होल स्क्वायर/3 प्लस इसका निकालोगे तो MB L² मतलब L/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XOX'। बोलो मजा आया क्या? अब इसको समझना जरा सा। ये हो जाएगा MW L²/4 3 12 हो जाएगा MW L²/12 प्लस MB L²/12। ये 12 1/12 ले लो, ये हो जाएगा MW प्लस MB और यहां पे L²। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कौन सा हो गया, MW MB L²/12, इसी में है आंसर, ये हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, तब पूरा मजा आएगा। ये क्वेश्चन एक सॉल्व करो, चलो ठीक है बेटा। यस सर, जल्दी से एक बार रीड करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसीलिए इसमें वैरायटीज कवर करवा रहा हूं मैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाकी चीजें, फॉर्मूला, सारा ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है ना बेटा? अब इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। ओके सर, चलिए शुरू करते हैं सेशन। बोल रहा है 3 रिंग्स। रिंग्स का मतलब होता है बेटा, रिंग मतलब ये हॉलो है, यानी कि अगर इसके अबाउट पूछ रहा है तो mr² होगा। ऑफ मास m एंड रेडियस r आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, बहुत सुंदर सर। बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट y/'। ये y/' को जरा फील करो। ये रिंग जो है, रिंग, इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है,
तुम्हें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, तो मैंने जान के एक लाइन खींच दिया, बोल दिया ये I1 है। जान के इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा जो कि सिमेट्रिकल है, वो भी I1 ही होगा। लेकिन ये दोनों I1 परपेंडिकुलर है और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²। तो इसका और इसका सम इसके अबाउट होगा, बोलो हाँ। तो मैं फिर से यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया और मैंने क्या निकाल दिया कि एक ऐसा एक्सिस रिंग का जो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, इसके प्लेन में हो, या फिर कोई भी एक डायमेट्रिक एक्सिस हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। देखो मजा आया। यानी कि कोई भी एक्सिस रिंग के ऊपर जो कोई एक डायमीटर हो सकता है, ये 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 हो सकता है, बस उसके प्लेन में होना चाहिए, उसका mr²/2 होता है। जबकि जो इसके परपेंडिकुलर उसका mr² होता है। मजा आया। ये निकाला मैंने क्योंकि मुझे इसमें इसका जरूरत था। मजा आया। फिर से देखो, ये दूसरा फोटो देखो, इसमें यहां से पास हो रहा है, यानी कि एक रिंग के टेंजेंशियल कोई एक्सिस है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव इन नेचर होता है, सिंपली ऐड करेंगे, लेकिन क्योंकि यहां 3 डिफरेंट बॉडीज है, तीनों का अलग अलग एक्सिस का बिहेवियर है, इसीलिए अलग अलग निकालना पड़ रहा है सर। बोलो मजा आ रहा है तुम लोगों को? तो क्या होगा यहां पे बेटा, इसका मास m है और रेडियस r है। मैंने अभी तो निकाला है कि इस रिंग के प्लेन में एक एक्सिस के अबाउट mr²/2 है, यानी कि ICM के पैरेलल एक्सिस यही है। ऑल्दो ICM ये भी था, लेकिन ऐसा होता तो दूसरा एक्सिस ऐसा होता, लेकिन वो तो नहीं है, मतलब यहां से पास होता हुआ, वो तो नहीं है, ये ऐसा है, उसके प्लेन में है। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना? तो क्या होगा, मुझे पहले ये निकालना पड़ा ICM, वो हो गया mr²/2, इनके बीच का दूरी r और मास है। इस बार पैरेलल एक्सिस यूज हुआ, देखो, और इस बार परपेंडिकुलर एक्सिस यूज हुआ। देख पा रहे हो कितना बढ़िया है, एक ही क्वेश्चन में दोनों यूज करवा दिया। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालूंगा IY/OY' के अबाउट इस पर्टिकुलर रिंग के लिए या इस पर्टिकुलर रिंग के लिए, दोनों का बिहेवियर सेम ही है, तो मुझे लिखना पड़ेगा IY/OY' इज इक्वल टू ICM यस प्लस मास इसका इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ICM हो जाएगा mr²/2 और ये हो जाएगा प्लस mr², तो 2mr² प्लस mr², तो हो जाएगा कितना, जल्दी बताओ, 3mr²/2। ये क्या निकला बेटा, 3mr²/2। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो मजा आया, मस्त वाला मजा आया। तो ये mr²/2 इस एक्सिस के अबाउट इसका भी निकला, mr इसका भी और इसका भी। तो ओवरऑल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे y/OY' के अबाउट निकालना है, तो हमें लिखना पड़ेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, इसका मान लो I1 है, इसका I1' मान लो, इसका I2' मान लो, और इसका भी I2' ही होगा, क्योंकि इसका और इसका दोनों का जो एक्सिस है वो सेम तरीके का है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, दोनों टेंजेंशियल है, दोनों टेंजेंशियल है। तो पहले तो इसका इसके अबाउट निकाल लो, तो वो कितना है, वो यही है, mr²/2। लिख लो mr²/2। मजा आया। प्लस ये और ये दोनों बराबर है, तो 2 बार इसको ऐड करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 बार ऐड करो का मतलब यही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3mr²/2 कितना, 3mr²/2, तो ये 2 खत्म, 3mr² और ये 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7mr²/2। दिस इज व्हाट I। इस I का वैल्यू क्या हो गया, 7mr²/2। कितना हो गया, 7mr²/2। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैरायटीज का मैंने कवरेज किया है पूरा तरीके से। रोटेशन चैप्टर में तुम्हें दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्या अब विश्वास हो रहा है कि यार इसी तरीके के क्वेश्चन तो आ रहे हैं हमेशा, अभी जाके सारे PYQ कवर कर लो, मजा आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, सारा फॉर्मूला सारा सब कुछ कवरेज हुआ। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट मैं ले रहा हूं, और वो है तुम्हारा
टॉर्क का। कहां गया भैया, आ जाओ जल्दी से। मैंने बात करा था टॉर्क। टॉर्क में दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एक टॉर्क निकालने वाला क्वेश्चन और एक टॉर्क के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन। दो तरीके का फॉर्मूला टॉर्क में बनता है। टॉर्क एक स्यूडो वेक्टर है, अभी मैं बता दूंगा व्हाट डू यू मीन बाय द स्यूडो वेक्टर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि टॉर्क का फॉर्मूला सर कैसे लिखोगे आप? टॉर्क का फॉर्मूला लिखने के लिए मैं यूज करूंगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब यह आर क्या है, एफ क्या है? सपोज करो इस पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना है और ये कोई बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लगाया मैंने और ये वेक्टर आर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ये वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। ये टॉर्क का एक फॉर्मूला है। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है एंगुलर मोमेंटम, सॉरी माय बैड, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? ये एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इन दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। और डायरेक्शन किधर निकलेगा? अभी जो बताया मैंने तुरंत तुम्हें, कौन सा चीज सर जल्दी से बता दो, ये जो मैं बता रहा था। तो अगर मान लो मैंने लिखा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ और मैंने फोटो बना दिया, मान लो ऐसा कि एक बॉडी है, यहां पे मैंने फोर्स लगाया एफ और ये वाला आर है और ये कोई बॉडी है, मान लो एम मास का बॉडी है, मान लो मैंने फोर्स इधर लगाया, ये कोई हिंज है, एक्सिस है। तो पहला वेक्टर की तरफ फिंगर करना है तो फिंगर ऐसे करो। अब कोई फिंगर ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे कर सकता है, लेकिन ऐसे ही करेगा ना यार, फिंगर नचा सकता है लेकिन ऐसे ही रखेगा क्योंकि राइट हैंड यूज करना है, मैंने बताया। फिंगर पाम एफ की तरफ, तो आर को इधर रख के पाम ऐसे ऐसे ही करेगा, ऐसे थोड़ी करेगा, पाम तो अंदर चला गया, ऐसे थोड़ी करेगा, पाम तो ऊपर चला गया, ऐसे थोड़ी करेगा, पाम तो इधर चला गया। तो आर ऐसे ही रखना है और पाम इधर, तो यही हुआ। इसको कर्ल कर लो या नहीं भी करो तो थंब जिधर आया तो कर्ल करने से थंब क्लियर दिख रहा है अंदर। यानी कि ये अगर तुम इसको पकड़ के खींचोगे ना तो ये नाचेगा इधर, क्या बोलते हो? ये किधर नाचेगा? ऐसे नाचना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन क्या बता रहा है कि आर क्रॉस एफ से ये अंदर की तरफ जा रहा है। इसीलिए ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं स्यूडो वेक्टर या एक्सियल वेक्टर, जिसका डायरेक्शन एक्सिस की तरफ हो। तो ये इसका एक्सिस है और इस डायरेक्शन में ही ये आया अंदर। इसीलिए ऐसे वेक्टर को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर और स्यूडो वेक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर और स्यूडो। स्यूडो मतलब झूठा है भैया, तू नाच तो इधर रहा है और बोल रहा है कि मेरा डायरेक्शन अंदर की तरफ है। 2023 में क्वेश्चन पूछा, जितने भी एंगुलर क्वांटिटी है, थीटा, ओमेगा, अल्फा, इन सब का डायरेक्शन राइट हैंड से ही निकलता है बेटा। समझ आया कि नहीं आया? यस। तो वो सारे स्यूडो है, झूठे एक्सियल वेक्टर्स है। जैसे मान लो कि पंखा है तुम्हारे घर में, पंखा ऐसे रोटेट कर रहा है, देखो ध्यान से, 3 पंखा का ब्लेड बना दिया मैंने, देखो मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा इधर है मान लो, तो इसका डायरेक्शन किसी ने पूछा, तो इस डायरेक्शन में राइट हैंड का फिंगर रोटेट करो, खूब चू खूब चू खूब चू, किधर आया? तेरी आंखों में। तो आउट ऑफ द प्लेन ओमेगा का डायरेक्शन। जैसे सपोज करो कोई बॉडी है, यहां से है ऐसे, और ये रोटेट किया एक छोटा सा एंगल डी थीटा मान लो, बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा। डी थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ऐसे रोटेट किया ना, तुम इधर की तरफ घुमा हाथ, टक, किधर आया? इधर की तरफ। ये डी थीटा का डायरेक्शन इधर की तरफ है। सपोज करो कि अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा डिसाइड करता है। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, जैसे पंखा का स्विच ऑन किए तुम, तो टिक 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 टिक, तो ओमेगा का डायरेक्शन अल्फा के डायरेक्शन में होगा। और अगर बहुत तेजी से पंखा चल रहा है, तुमने स्विच ऑफ किया, तो वो टिक 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 रुकने लगेगा। यानी कि ओमेगा के अपोजिट में अल्फा होगा। तो यहां पे तुम्हें समझना पड़ेगा अल्फा के डायरेक्शन के लिए, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है तब अल्फा कैसा होगा? तब ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में नहीं होगा, किधर होगा? ऐसे तुम्हारी तरफ, ऐसे तुम्हारी तरफ, आउट ऑफ द प्लेन ही होगा। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा भी आउट ऑफ प्लेन है डॉट में,
और अल्फा भी डॉट में है अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो। लेकिन अगर मान लो कि ओमेगा जो है वो घट रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन अगर तुम्हारी तरफ है तो अल्फा अंदर की तरफ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ओमेगा घट रहा है तो ओमेगा अगर डॉट में है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ओमेगा डॉट में है, क्रॉस में किधर होगा? इनसाइड द प्लेन। उसके लिए ऐसे घूमना पड़ेगा। तो ओमेगा अगर डॉट में है तो अल्फा क्रॉस में होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तभी डिक्रीज होगा। तो एंगुलर क्वांटिटीज जितने भी हैं उसका डायरेक्शन मैंने बता दिया। मजा आया ना तुम्हें? तो टॉर्क निकालने का जो दो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका कवरेज दिया मैंने। समझ गए तुम बेटा? अब टॉर्क निकालने का दो फॉर्मूला है, एक टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ और दूसरा टॉर्क बराबर आई अल्फा। दोनों के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जब भी कभी तुम्हें जरा सा भी दिक्कत हो, मेरा इस कॉन्सेप्ट को जो मैं दे रहा हूं उसको पढ़ लेना, मजा ना आया तो बताना। सबसे पहले टॉर्क बराबर आई अल्फा के ऊपर एक क्वेश्चन है यहां पे, देखो ध्यान से पढ़ो। बोल क्या रहा है देखो, बोल रहा है कि अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज हिंज्ड एट इट्स सेंटर। हिंज है, बांध दिया। बोला लाइट स्ट्रिंग इज रैप्ड, बहुत सारा लाइट मतलब मासलेस स्ट्रिंग बेटा, ऑन इट्स रिम एंड फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स f। ये f से खींच रहा है कोई, तो ये तो हिंज कर रखा है तो ये तो भागेगा नहीं इधर, ट्रांसलेशनल मोशन को ब्लॉक किया। और ऐसे रस्सी पकड़ के खींचोगे तो ये नाचने लगेगा ऐसे। फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो टॉर्क डेवलप हो जाएगा यहां से। तो ये जो मैंने तुम्हें सिखाया है यहां पे ना बेटा, कि ये जो टॉर्क मैंने डेवलप कराया है, तुम्हें ध्यान से देखना बेटा, ये जो मैंने टॉर्क डेवलप कराया है यहां पे r क्रॉस f, इसको एक और तरीके से हम लिखते हैं। एक लिखते हैं आर एफ साइन थीटा, और इस एफ साइन थीटा को समझना जरा सा। इसको क्या करते हैं अपन, ये एंगल थीटा है, एफ का एक वाला कंपोनेंट इधर आता है एफ कॉस थीटा, एक आता है इधर एफ साइन थीटा। अब इसको पकड़ के तुम खींचो तो ये नाचेगा यार? नहीं नाचेगा सर। इसका जो रोटेशनल इफेक्ट है उसको पैदा ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर है, इसीलिए मैं इसका नाम स्पेशल देता हूं एफ परपेंडिकुलर। यानी कि आर के ऊपर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेशन के लिए, इसीलिए मैं इसको लिखता हूं क्या, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। मजा आया? डन। डायरेक्शन तो हाथ घुमा के निकाल लिया था, अंदर ही है, लेकिन वैल्यू निकालना यहां से ज्यादा आसान होता है। ठीक, अब एक और तरीका सीखो, एक और तरीका सीखो। इसको मैं, अब तो ये नंबर्स हो गए हैं, क्या बोलते हो तुम? तो साइन थीटा को इधर भी लिख सकता हूं मैं, आर साइन थीटा भी लिख सकता हूं, इसको मैं इंटू एफ भी लिख सकता हूं। इस आर साइन थीटा को समझो जरा सा। इसके लिए इस एफ को ना पीछे कर लेते हैं, वेक्टर को तुम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूं। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट, ये आर है तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये जो होगा वो हो जाएगा आर साइन थीटा। अब ध्यान से सुनना, आर कॉस थीटा इधर है, अब इसको और इसको मल्टी खींचो तो यार कोई टॉर्क ही नहीं पैदा होगा आर साइन थीटा से, आर कॉस थीटा से। इस बार भी ये आर साइन थीटा और एफ को खींचो तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, आर का कंपोनेंट और एफ का, या एफ का कंपोनेंट इनटू आर का, यही रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेशन के लिए। तो आर साइन थीटा को मैं आर परपेंडिकुलर का नाम दे सकता हूं, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख सकता हूं, या फिर एफ परपेंडिकुलर इंटू आर कर सकता हूं, अगर मुझे क्रॉस में इंटरेस्ट नहीं है तो। इससे तुरंत निकलता है, तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या फिर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। यानी कि आर और एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री जब जब होगा तब उन दोनों का सीधा प्रोडक्ट करने से टॉर्क निकल जाता है। और डायरेक्शन निकालने के लिए हाथ घुमा दो, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। मजा आया बेटा? तगड़ा वाला। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बहुत सारे टॉर्क अगर निकालने होंगे तो हम सिंपली जो सेम डायरेक्शन में आएगा उसको ऐड, जो अपोजिट में आएगा उसको सबट्रैक्ट। जरा सा चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, बढ़िया, सारा चीज समझ में आया।
आर परपेंडिकुलर इंटू एफ और एफ परपेंडिकुलर इंटू आर के कॉन्सेप्ट को समझा हमने। जरा सा अभी जो क्वेश्चन दिया था उसके ऊपर आते हैं। थोड़ा कुछ कुछ चीज को डिलीट करना मांगता है, ठीक है मान लो। अब इधर आ जाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरे पास इस फोर्स के परपेंडिकुलर में देखो ये आर, तो मेरे लिए टॉर्क बराबर आई अल्फा निकालना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि बोल रहा है एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द डिस्क। अगर स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रहा है तो रोटेट करेगा, फोर्स है तो उसके चलते टॉर्क डेवलप होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, अभी यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन तो है नहीं, इसलिए एंगुलर नहीं भी बोला तो भी एंगुलर ही निकाल रहे हैं अपन। तो अल्फा क्या हो जाएगा, टॉर्क बाय आई। टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू आर, यही एप्लीकेशन है। सीधा एफ आर मैंने यहां पे लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है बेटा, राइट। अब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, यह है क्या, डिस्क, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो होगा वो एम आर स्क्वायर बाय 2 ही होगा। तो यहां पे लिख दो एम आर स्क्वायर बाय 2, तो ऊपर हो गया 2, खूबचू और टकचू, आंसर हो गया 2f बाय एम इंटू आर। मस्त वाला मजा आ गया, तो आग और दिल बरसा दो। दिस इज द एप्लीकेशन जिसके ऊपर क्वेश्चन मस्ती में पूछता है नीट वाला। देखो f बाय 2m, सॉरी गलत टिक किया मैंने, 2f बाय, कुछ गलत किया क्या मैंने यार, हाँ r कहां दिख रहा है, बोला एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द, तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं कहीं पे, मैं बिल्कुल गलत कर रहा हूं, क्योंकि ये मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला है। अगर एंगुलर नहीं लिखा है तो वो तुमसे लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है, बड़ा ही बढ़िया चीज है यार, ये लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है, अदरवाइज एंगुलर वर्ड यूज करता बेटा। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बराबर से, लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा, ये रॉड का लेंथ फिक्स है, तो जितने से ये इधर जाएगा उतने से ये इधर जाएगा, तो इसका जो ए होगा वो आर अल्फा के बराबर होगा। बोलो मजा आया, ये आर अल्फा पूछा है दोस्त। तो लीनियर एक्सेलरेशन जो ए है वो आर इंटू अल्फा है, तो आर है, और अल्फा कितना है दोस्त, जल्दी से बताइए, अल्फा 2f बाय m इंटू आर है। तो ये देखिए आप, r और r को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना आ गया, 2f डिवाइडेड बाय m। मजा आया, 2f डिवाइडेड बाय m इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, क्या क्या सिखाया इसमें मैंने, कि टॉर्क कैसे निकालते हैं, r परपेंडिकुलर टू f का क्या यूसेज है, टॉर्क बराबर आई अल्फा में अल्फा तो निकाला, लेकिन इसने पूछा क्या था सर, पूछा था, देखो इधर, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री एंड, इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रिजिड चीज है, इसके बीच का लेंथ चेंज नहीं होगा, तो जितने से ये आगे जाएगा, जितना एक्सेलरेशन से ये जाएगा उतने से ये जाएगा, इसका निकालना आसान है, क्योंकि इसका ए जो लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा वो आर अल्फा के बराबर होगा। देख रहे हो, तो आर अल्फा मैंने यूज किया यहां से और आंसर निकल गया लीनियर। कितना सारा चीज यूज कर दिया इसमें। एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। चलो एक तो यही क्वेश्चन देता हूं मैं पहले, उसके बाद कुछ करते हैं। जैसे कि एक बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं पहले देता हूं, पढ़ो जरा सा इसको। ये क्या है भैया, बोल रहा है रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 3l हैज टू मासेस 5m0 and 2m0, two masses 5m0 or 2m0 attached at each end as shown in the figure। बहुत बढ़िया, बोला द रॉड इज पाइवोटेड एट पॉइंट P, इस पॉइंट पे रॉड पाइवोटेड है, पाइवोटेड का मतलब फिक्स है रॉड, ओके। इसका जो यहां पे होगा mg वो हो जाएगा 5m0 इंटू जी, और इसका जो mg होगा वो हो जाएगा 2m0 इंटू जी। The rod is pivoted about point P on a horizontal axis, see figure, when released from the initial horizontal position its instantaneous angular acceleration will be, its instantaneous angular acceleration will be। तो यहां पे इसका टॉर्क देखो कितना होगा, 5 mg इंटू एल, ये किधर घूमेगा, ऐसे इसको पकड़ के खींचो, इधर घूमेगा, इसका 2 mg इंटू 4l, ये इधर घूमेगा,
तो तुम्हें क्या सिखाया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, टॉर्क बराबर आई अल्फा से। अल्फा क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क बाय आई। आई किसके अबाउट, जिसके अबाउट ये नाच रहा हो। किसके अबाउट नाचेगा, जो पॉइंट हिंज हो। बोलो हाँ है ना। इसके अबाउट कितना टॉर्क है, इसका 5, टॉर्क 1 कितना निकालो, तो हो जाएगा फोर्स और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल। इसका निकालो टॉर्क 2, ये हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l। तो ये हो जाएगा कितना, 4m0 gl, और ये हो जाएगा 5m0 gl। यानी कि ये ज्यादा है, ये कम है, देख रहे हो। तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका ऐसे उल्टा है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस बार। तो 5m0 gl में से 4m0 gl घटेगा, तो बचेगा कितना, m0 gl। ये बात समझ आया, मजा आया। अब ये बोला है रिजिड मासलेस रॉड, तो रॉड का कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है बेटा। किसका है, ये मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी जो होगा वो होगा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस ये वाला मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। वाह सर, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये कितना हो गया, 8m0 इंटू एल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 5m0 इंटू एल स्क्वायर। 8 और 5 कितना हो गया, 13m0 इंटू एल स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट। बोलो मस्त वाला मजा आया क्या बेटा, मस्त वाला मजा आया क्या, बोलो बेटा मस्त वाला मजा आया। 13m0 इंटू एल स्क्वायर है कि नहीं। तो क्या आंसर यहां पे आएगा मेरे दोस्त, 13m0 इंटू एल स्क्वायर। तो खुबचू टकचू 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 तो हो गया g/13l। मजा आया क्वेश्चन करके तुम लोग को यार। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, g/13l। किधर है आंसर, ये रहा पहला ही। बोलो py/qb कर लेना। एक आध क्वेश्चन और कराता हूं, टॉर्क बराबर अल्फा पे, इस पे क्वेश्चन पूछा भी है, एक दो तुम भी अटेम्प्ट कर लेना। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं तुम्हें, मजा आएगा। जैसे कि ये देखो, नीट 2013 में भी पूछा और फिर से पूछा है, ये पढ़ो इसको और सॉल्व करो। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, अ रॉड PQ ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हिंज्ड एट पॉइंट एट एंड P। The rod is kept horizontal by massless string tied at Q। massless string है, बोला when string is cut, खूब चू कर दो तो ये खत्म हो गया भैया। जैसे ये खत्म होगा, इस रॉड का मास कितना है, देखो मास ऑफ द रॉड इज m, मास m लेंथ l, तो सेंटर ऑफ मास पे इसका लगेगा mg भैया। और इसी पॉइंट का जैसे ये कट करोगे तो ये नाचने लगेगा ऐसे, अरे ऐसे हिंज है और ऐसे मैं पकड़ के बैठा हुआ हूं, और इसको छोड़ूंगा तो ये नाच गया। मैं यहाँ पे फोर्स लगा रखा था इसीलिए ये स्लोली नाचा, ऐसे होगा फ्रीली देखो, लेकिन मेरे हाथ से गिर गया है ना। मजा आया तुम लोगों को, फिजिक्स क्या मजेदार चीज है यार। इधर देखो, ऐसे रस्सी पकड़ के खींच रखा हूँ और रस्सी को छोड़ा, इसको ये हिंज है, नाच गया ना। तो कोई किसने नचाया इसे भैया, mg का टॉर्क रोटेशनल इफेक्ट पैदा किया। कोई चीज रुका हुआ है तो चलाने के लिए फोर्स की आवश्यकता है, और कोई चीज रुका हुआ है तो नाचा कैसे, ये नचाने के लिए एक टॉर्क की आवश्यकता है। टॉर्क R परपेंडिकुलर इंटू F, तो वो इस पॉइंट के अबाउट नाचा है। फिर से देखो, पूछा है इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट निकलने के तुरंत बाद, अल्फा बराबर अभी तुरंत बताओ, टॉपी बाय आईपी। टॉपी मतलब टोपी नहीं, इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l/2। ये क्या हो जाएगा, mg इंटू l/2, और आईपी क्या होगा इसके अबाउट बताओ, ml²/3 लिखो, ml²/3, 3 यहां पे ऊपर जाएगा, लिख ही दो। तो देखो यहां पे खूबचू टकचू करो, खूबचू खूबचू टकचू टकचू, ये 3 ऊपर हो गया 3g, और ये 2l। अरे मजा आयो क्या, 3g/2l कहां है, ये रहा आंसर। क्या तुम टॉर्क बराबर आई अल्फा एंड टॉर्क निकालना सीख गए, मजा आया तुम्हें, अच्छा लगा।
एक और बढ़िया सा टॉपिक है टॉर्क के ऊपर यार। टॉर्क का एक और चीज है टॉर्क के ऊपर, कौन सा सर? इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन। रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन जरूर टॉर्क से पूछता है। तो टॉर्क में कहां पे सिखा रहा था, यहां पे एक होता है टॉर्क के ऊपर जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो होता है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, राइट। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है वो देखो। इक्विलिब्रियम किसका है? ऑफ रिजिड बॉडी। देखना ध्यान से बेटा, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि रिजिड बॉडी सिर्फ चल ही नहीं सकता, वो नाच भी सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम पे हो। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करोगे तुम, जल्दी से मुझे बताओ। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एफ नेट को जीरो किया जाता है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉ नेट को जीरो किया जाता है। तो अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता है, क्योंकि नीट में आता है, तो अब तुम्हें फोर्स जीरो एंड टॉर्क जीरो दोनों करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल मजेदार। तो फोर्स जीरो और टॉर्क जीरो दोनों करते हैं सर। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर लेते हैं। चलिए नीट का ही क्वेश्चन कोई लेते हैं। चलिए आइए धमाका मचाइए। और नीट में ही क्वेश्चन पूछा है, मुझे लग रहा है कि ये देखो 2021 का क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम का है क्या? हाँ बहुत बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सच दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। एक बार पॉज करके सॉल्व करना तो इसको। तो रॉड इक्विलिब्रियम में इसका क्या मतलब, इसके ऊपर जितने फोर्सेस होंगे ऊपर वाला नीचे वाला बराबर होगा। दूसरा, इधर वाला टॉर्क और इधर वाला टॉर्क वो दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा अबाउट एनी पॉइंट, हर एक पॉइंट के अबाउट, हर एक पॉइंट के अबाउट। देखो मजा आ रहा है कि नहीं? देखो मजा दिलाता हूं अब तुम्हें। तो ये एक पॉइंट रख दिया तो ये एक नॉर्मल लगाएगा ऊपर की तरफ। देखो ये 2 kg का है तो यहां पे एक टेंशन लगाएगा, कितना जानते हो? 20 न्यूटन का। खींचेगा इसको। ये m kg का है तो नीचे mg नाम का टेंशन लगाएगा। अब ये लाइन थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, अदरवाइज स्केल में दिखता। इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि ये इस एंड पे है, ये इस एंड पे है, अदरवाइज स्केल करता है ये कितना है नहीं है। तो पढ़ते हैं इसके लिए। बोल रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर। अच्छा 160 यहां लिखा हुआ है, यहां 200 क्यों लिखा हुआ है भैया? समझ नहीं आया मुझे, तो गड़बड़ हो गया। चलो आगे पढ़ना पड़ेगा फिर। बोला एंड मास 500 kg। चलो मजा आया। 500 kg का मास दे रखा है इसका। 500 ग्राम है, आधा kg लिख देता हूं भैया, आधा kg हो गया 0.5 kg, है कि नहीं दोस्त? बोला इज बैलेंस्ड ऑन द वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। ओके ये बढ़िया है, ये यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अच्छा बोला मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है भैया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन सही बोल रहा है यार, पढ़ना इंपॉर्टेंट था। बोला अनदर अननोन मास m, जिसको नहीं पता, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 160। अच्छा यानी कि यहां से ये 160 है, ये है 40, तो ये कितना होगा बता पाओगे क्या तुम? ये है 40, देखो भैया ये है 40 और ये 160, तो ये कितना होगा भैया? 120 हो जाएगा। चलो 120 लिख देता हूं मैं। हाँ सर बड़ा मजा आया। अब इस रॉड का जो आधा kg का मास है भैया, ये टोटल रॉड 200 सेंटीमीटर का है, तो यहां से 100 सेंटीमीटर पे होगा mg इसका। तो m 0.5 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन का फोर्स जो इस रॉड का mg के चलते होगा, वो यहां से कितने पे होगा बताना तो? ये 40 तो ये 60 सेंटीमीटर पे होगा, क्योंकि टोटल के सेंटर पे होगा ये भैया। देखो ये सब चीज का एनालिसिस करना पड़ गया इसमें, मजा आ रहा है। अब कहानी को पढ़ते हैं। बोल रहा है एज सोन इन द फिगर, मजा आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। भैया अगर रॉड इक्विलिब्रियम पे होगा तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स बराबर होगा। ऊपर तो सिर्फ एक ही नॉर्मल लग रहा है, नीचे 20 न्यूटन का यहां लग रहा है, 5 न्यूटन का यहां लग रहा है, mg का यहां लग रहा है। इसका मतलब ये जो नॉर्मल होगा वो 20 प्लस 5 प्लस mg, मतलब 10 m लिख देता हूं मैं।
इसके बराबर होगा सर, पहला इक्वेशन खत्म। दूसरा, किसी भी पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा वो जीरो होगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि अभी तुरंत मैंने समझाया है कि इक्विलिब्रियम का दो मतलब होता है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर एफ नेट जीरो है तो ट्रांसलेशनल हो गया, अगर टॉ नेट जीरो है तो रोटेशनल हो गया। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी है तो उसका इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों होंगे। मस्त वाला मजा आया तो आग और दिल बरसा दीजिए। यस सर। तो अब बचा क्या? अब बचा ये कि मुझे ये mg निकालना है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम कर सकता हूं मैं, तो क्यों ना मैं नॉर्मल के अबाउट इक्विलिब्रियम ले लूं, टॉर्क ले लूं। अगर टॉर्क नॉर्मल के अबाउट निकालूंगा तो ये वाला इसको पकड़ के खींचो तो ऐसे नचाएगा, ये वाला पकड़ के खींचो ऐसे नचाएगा, ये वाला नचा ही नहीं पाएगा। खींच के देखो नच रहेगा, क्योंकि इसमें आर परपेंडिकुलर नहीं है। अगर कोई भी फोर्स उसी पॉइंट से पास कर जाए जिससे टॉर्क निकाल, तो उसका आर परपेंडिकुलर जीरो होता है, वो टॉर्क ही नहीं पैदा कर सकता। इसका मतलब वो रोटेशनल इफेक्ट पैदा नहीं कर सकता। गेटिंग द पॉइंट? यानी कि फोर्स इसी से पास कर रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है सर। बोलो गेटिंग एवरीवन? मजा आ रहा है? तो यहां पे बढ़िया बात ये समझ में आ गया सर हमें कि ये टॉर्क ही नहीं देगा, यानी कि अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क निकालता तो जीरो होता। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है इसीलिए जीरो होता भैया। यहां पे भी फोर्स जीरो है इसीलिए ऊपर वाला नीचे वाला बराबर है। यहां टॉर्क जीरो है, नॉर्मल का नहीं, नॉर्मल के अबाउट सबका, सबका। तो नॉर्मल के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क जीरो, नॉर्मल के अबाउट 20 न्यूटन का टॉर्क 20 इंटू 20, 20 इंटू 20, जो ऐसे नचा रहा है। बोलो हाँ है ना? अब ये ऐसे नचाएगा, अगर मैंने इसे पॉजिटिव लिया है, इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा दोनों को। तो पॉजिटिव लिया तो इसे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो ये फोर्स इंटू 60 और ये mg 10m इंटू 120 लेना पड़ेगा नेगेटिव में। तो राइट साइड जाएगा जीरो के तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। बात आ रही है समझ में? तो इस टॉर्क को बैलेंस किया किसने? इन दोनों टॉर्क ने। ये हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस, क्योंकि ये दोनों इधर नचा रहा है, ये दोनों इधर नचा रहा है, और ये बोल रहा है मैं नाच ही नहीं रहा हूं। किसने बोला? क्वेश्चन में। इक्विलिब्रियम पे हूं। तो इसका टॉर्क कितना निकला? 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका कितना निकला? 5 इंटू 60। इसका कितना? mg 10m इंटू 120। तो क्या हो जाएगा? प्लस 10m इंटू 120। इसको हटा देता हूं अभी फिलहाल। 10m इंटू 120, इसको लिख देता हूं 20 न्यूटन इधर। अब इसमें से एक ही चीज निकालना है, m। देखो निकल गया। ये हो जाएगा कितना? 300, और ये कितना हो जाएगा? 400। ये 400 हो जाएगा ना यार? अरे नहीं आया समझ में? सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर कॉमन लेके खत्म हो गया। 400 में से 300 गया तो बचा 100, और यहां से डिवाइडेड बाय 10 इंटू 120 नीचे आ गया, तो ये कितना बचा? अरे बताओ, ये बचा m। आंसर क्या हो गया? खूब चू टक चू, क्या हो गया? m इज इक्वल टू 1/12 kg। क्योंकि सेंटीमीटर को यहां भी मीटर में कन्वर्ट करते, यहां भी, तो सारा कॉमन लेके कैंसिल ही होता। तो आंसर हो गया 1/12 kg। क्या तुम्हें समझ आया कि टॉर्क बराबर आई अल्फा, और टॉर्क से रिलेटेड इक्विलिब्रियम, टॉर्क से रिलेटेड आर क्रॉस एफ वाले क्वेश्चंस। आर क्रॉस एफ वाले में कैसे करेंगे? जो वेक्टर वाले क्वेश्चन है वो भी तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं मैं। यहां पे देखो, जैसे कि मान लो आर क्रॉस एफ वाला क्वेश्चन कुछ करवाता हूं, देखना। जैसे ये देखो, ये आर है, अच्छा एंगुलर मोमेंटम है ना, वो पढ़ाने दो, तब तुम्हें यहाँ एंगुलर मोमेंटम में ये वाला करवाता हूं। तो आर क्रॉस एफ आर क्रॉस पी सेम होगा। तो कहने का मतलब सर हमें आपने दो टॉपिक का बढ़िया कवरेज दे दिया है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा कुछ बता दिया, एक टॉर्क और टॉर्क बराबर आई अल्फा इसके एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ बता दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं मैं, क्योंकि रोलिंग खत्म कर दिया है, तो रोलिंग के चलते ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का
जो कंबाइंड क्वेश्चन होता था वो भी खत्म हो गया होगा, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन भाई। तो इसीलिए मैंने कुछ फॉर्मूले तुम्हारे लिए रखे हैं, वो समझ लो। देखो, अगर कोई बॉडी कंबाइंड मोशन में है, अगर वो चल भी रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से और नाच भी रहा है कितना से, कितना से, ओमेगा से, इसका जो नेट एनर्जी है बॉडी का, नेट एनर्जी है ई टोटल, वो होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी सिर्फ अगर नाच रहा होता है ओमेगा से, इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। कंबाइंड मोशन में जो एनर्जी होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन इसमें क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन एनर्जी सिर्फ रोटेशनल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कंबाइंड मोशन हटा दिया है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, लेकिन फिर भी थोड़ा सीख लो। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये कंबाइंड एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है रेडियस ऑफ जाइरेशन और एंगुलर मोमेंटम। इसको पढ़ते हैं और ये जो एनर्जी का एस्पेक्ट पढ़ा है इसको थोड़ा एलिबरेट करते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन के कॉन्सेप्ट से, समझते हैं थोड़ा। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है वो देखो। देखो, कोई भी इस दुनिया में बॉडी है, चाहे रिंग है, चाहे डिस्क है, ओके, चाहे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, देख रहे हो, चाहे हॉलो स्फीयर है, देख रहे हो, हॉलो स्फीयर है, चाहे हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, डिस्क है, रिंग है। रेडियस ऑफ जाइरेशन से कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारे मास को तुम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लो और जो भी एक्सिस क्वेश्चन में देता है उससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। अगर इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब का मास m है, मान लो रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट मास बॉडी जिसका मास यही रहे और एक एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, सपोज करो ये k के बराबर हो जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम के स्क्वायर और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई है, इन सबका या आई के बराबर हो जाए तो इस k को दुनिया बोलती है रेडियस ऑफ जाइरेशन। कुछ लोग इसको गायरेशन भी बोलते हैं, तो तुम लोग ज्यादा वरीड मत हो जाना प्रोनाउंसिएशन से, जाइरेशन ही सही प्रोनाउंसिएशन है। तो क्या बोला मैंने, किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन से मतलब है कि जो एक्सिस क्वेश्चन वाला बोला उस एक्सिस के अबाउट इन सारे मास को पॉइंट मास बना दो, उस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं। कहने का मतलब जिस भी एक्सिस के अबाउट बोल रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, निकाल लोगे, उसको एम के स्क्वायर से बराबर कर देना, जो क्या आया वही रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो क्या आया यहां पे, क्या आया रूट अंडर आई बाय एम। तो कभी भी अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है तो क्या निकालोगे, रूट अंडर आई बाय एम। इसका भी निकालोगे रूट अंडर आई बाय एम, इसका भी निकालोगे रूट अंडर आई बाय एम, इसका भी रूट अंडर आई बाय एम, इसका भी रूट अंडर आई बाय एम। कहने का मतलब इसका जो है 2 बाय, देखो हॉलो है ना, ज्यादा होगा, 2/3 एम आर स्क्वायर को कर दो एम के स्क्वायर के बराबर, इसका 2/5 एम आर स्क्वायर को कर दो एम के स्क्वायर के बराबर। अरे सर, इसका एम आर स्क्वायर बाय 2 को कर दो एम के स्क्वायर के बराबर, इसका एम आर स्क्वायर को कर दो एम के स्क्वायर के बराबर। तो ये जो के निकल रहा है वही रेडियस ऑफ जाइरेशन है। तो ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है एक, कि एम आर एम सबका खत्म हो जाएगा सर, बहुत सुंदर। तो यहां पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 होता है, ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है। यहां पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो होता है वो 1/2 होता है, 0.5। यहां पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 होता है, देखो 2/5, 0.4। सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम होता है। जो रिंग का होता है वही हॉलो सिलेंडर का भी होता है,
हॉलो सिलेंडर का भी होता है। जो डिस्क का होता है वही सॉलिड सिलेंडर का होता है। देख रहे हो तुम लोग, सॉलिड सिलेंडर का भी यही होता है जो रिंग का डिस्क का होता है। देख पा रहे हो, ये दोनों बराबर है। और यहां पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ। ये के स्क्वायर 2/3 का मतलब हो गया 0.67। तो ये डेटा काफी यूजफुल फॉर्मूला है। और 2023 में तो सीधा रेडियस ऑफ जाइरेशन से ही क्वेश्चन आ गया था। बोलो मजा आ रहा है? बोलो, एकदम जबरदस्त, कमरकस, खतरनाक, चमकदार चमकदार, पक्का? यस सर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार। तो अब इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जरा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों फटाफट से। तो ये रेडियस ऑफ जाइरेशन जब आप पढ़ते हो तो कभी भी अगर यहां पे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि टोटल एनर्जी लिखना है सर, तो टोटल एनर्जी लिखने का एक जबरदस्त फॉर्मूला है। क्या? ये जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है इसको कॉमन ले लो, हाफ mvcm का होल स्क्वायर। आया बात समझ में? तो ये होता है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबका बता दिया। अगर टोटल एनर्जी लिखना है तो एक और फॉर्मूला बता देता हूं मैं, रोटेशनल एनर्जी कॉमन ले लो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अरे वाह सर, एनर्जी में तो भूत भगा दिया आपने। तो बेटा एनर्जी पे यही सब के ऊपर थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आ सकता है। पी बाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार। एनर्जी का सिर्फ, कंबाइंड मोशन का नहीं, एक्सेलरेशन वाला नहीं, एनर्जी का सिर्फ। और अब जो सबसे धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एंगुलर मोमेंटम। इसके दो फॉर्मूले फिर से, एक तो कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसका दो फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या? कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन और एक एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल टॉर्क की तरह, एल जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है आर क्रॉस पी, और पी होता है लीनियर मोमेंटम, तो ये होता है आर क्रॉस एम इंटू वी। एम को बाहर भी कर देते हैं, देख पा रहे हो? दूसरा, एल जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्या होता है सर, ये रेट ऑफ चेंज, सॉरी टॉर्क के बारे में बात कर रहा था। दूसरा देखो, एल एक तो आर क्रॉस पी से निकला, देखो ध्यान से, एक एल जो है वो आई ओमेगा से निकला, जिसे यहां पे मैंने टॉर्क के दो फॉर्मूला लिखा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा और टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एल। वैसे यहां पे भी लिख रहा हूं, एल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। जहां जहां फोर्स है वहां वहां पी है, जहां जहां आर है वहां वहां। तो इसका डायरेक्शन फिर से राइट हैंड से निकलेगा सर, यस। इसका कैलकुलेशन वेक्टर की तरह होगा, यस। ये भी एक एक्सियल और सूडो वेक्टर है, यस। इसमें भी आर परपेंडिकुलर एम इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वी होगा, यस। अरे यार, ये दोनों तो कैलकुलेशन सेम तरीके से काम करता है। हाँ, और अब बचा इसका कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलता है, यदि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट, तो उस पॉइंट या एक्सिस के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो उस पॉइंट और एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दोबारा सुनो, ये क्या बोलता है कि अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। मतलब यहां से तुम आई ओमेगा भी लिख सकते हो, एम वी आर भी लिख सकते हो, एम वी आर साइन थीटा होगा, थीटा अगर 90 है तो एम वी आर लिख सकते हो। तो इस बार ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है बच्चों, क्योंकि इस बार रोटेशनल मोशन में नीट में कंबाइंड मोशन को हटा गया है।
लेकिन एनटीए ने जेई मेन के भी पेपर में ये हटाया था, लेकिन वहां पे क्वेश्चन एक बार आया है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा इंक्लाइन मिशन में इंक्लाइन पेन पे जो जी साइन थीटा बाय 1+k² r² होता है एक्सेलरेशन, वो और ये एनर्जी वाला देख लेना, जिसको कि एक भी क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं छोड़ना है। समझ आया ना? मेरे वाले बच्चे जो 180/180 वाले होते हैं, पूरा क्लास में कराया। और ये बस 3 टॉपिक के ऊपर कवर करके जाओ, रोटेशन फोड़ के आओगे। ये एकदम चैलेंज है, एकदम मतलब 100% श्योरिटी है। और यही आत्मविश्वास लेके जाना, तुम पक्का रोटेशन को फोड़ के आओगे। अब सारे के सारे पीवाईक्यू इन टॉपिक से करना, रोलिंग वाला एनर्जी वाला थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो गया है इस बार, क्योंकि ये हटाया गया है इस बार। समझ रहे हो ना बेटा? क्योंकि कॉम्बाइंड मोशन हटा दिया गया है, रोलिंग ही हटा दिया है। कॉम्बाइंड क्या? रोलिंग का मतलब होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, जो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग होता था, जो पॉइंट स्लिपिंग नहीं होगा, ये सब हटा दिया। तो इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन नीट 2024 में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो गई। याद रखना मेरा ये लाइन। समय कितना हुआ है देखो, 1 सवा घंटा, और रोटेशन को कितना प्यार से तुमने समझा है यार। यही मजा आता है आदित्य आनंद का आर्मी बन के। समझ आया कि नहीं यार? अगर तुम्हें रियल में मजा आया, फील आया ना, तो यार आग और दिल बरसा देना, और मुझे जरूर कमेंट करके बताना, सर इन सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल समझ आया। थोड़ा प्रैक्टिस तुम लोग कर लोगे तो और दूसरी बार भी कमेंट करना, सर 1 से 1.25 घंटे में ये कंटेंट रियल में मजेदार था। और यही चीज बनाने में बेटा मैं 5-7 घंटा देता हूं, कि बच्चों का टाइम कैसे बचाना है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तुम्हें अंतिम समय में फिजिक्स बहुत बढ़िया समझ में आए, और जो मैं कर रहा हूं अभी तक, मैंने सेमीकंडक्टर दे दिए हैं बेटा, उसके बाद पहले दिन में यूनिट एंड डायमेंशन एरर दे दिया, उसके बाद मैंने तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे दिया है पूरा का पूरा, उसके बाद मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में जो दिया था वो कौन सा टॉपिक था, जल्दी से बता दो मुझे। हाँ, भूल कैसे गया आदित्य आनंद, कौन सा बता के भेजा था बे, बोल दे बेटवा, देख लेना। मतलब 30 डेज हार्ड चैलेंज पे खूब सारे 6-7 चैप्टर अभी तक मैं दे चुका हूं, तुम लोगों को उसके ऊपर काम करना है बेटा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन दे दिया, मोशन इन प्लेन दे दिया, सेमीकंडक्टर दे दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे दिया, आज रोटेशन हो गया है। तो पुराने जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं वो भी कवर कर ले। और मेरा लाइन याद रखना, हमेशा जीवन में खुश रहो, मेहनत करो, फोड़ोगे यार तुम, जान लगा के मेहनत करो, खुश रहोगे। और मेरा एक लाइन हमेशा याद रखना, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, एक नीट का सीट नहीं, एक एम्स का सीट नहीं, हम तो सारी दुनिया में हंगामा मचाएंगे। समझ रहे हो ना बेटा? तो याद रखना, मेहनत में वो ताकत है। बस तुम लोग तैयार तो हो फोड़ने के लिए, देखो क्या से क्या पहुंच जाओगे। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा लोग। कुछ क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम के जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बताता हूं अभी, और उसके बाद अपना सेशन को द एंड करते हैं। आज मजा आया होगा तो जरूर बताना। क्वेश्चन होमवर्क खूब सारे लाया हूं, इस सारे को दे भी रहा हूं, कर जरूर लेना। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आर क्रॉस पी करो, सीधा आंसर। तो आर क्रॉस पी ये तो वेक्टर में पढ़ा दिया था मैंने, तो ये घर में कर लेना, मैं नहीं कर रहा। आर में आई जे के लिखने के लिए बताया था, पहले आर है इसीलिए इसका जो कॉफिशिएंट है वो लिखो, और पी है तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो लिखो। और इसका क्रिस क्रॉस करना आता है कि नहीं तुम्हें? हाँ सर, पहले वाले का साइन होता है प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस। तो ये प्लस आई लिखो और इसको ढक दो ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे बीच में माइनस, तो -2 इंटू -2 कितना हुआ? 4 लिख लो। माइनस फॉर्मूले का, और -1 इंटू 4 कितना हुआ? -4। तो ये हो गया +8i कैप, तो 8i कैप मिल गया। एक ही निकाला है मैंने, एक्स वाई जेड ये सब दे रखा है तो निकालना पड़ेगा पूरा। दूसरा निकालो, -j कैप लिखना पड़ेगा यहां पे। इस बार क्या होगा? -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, हो गया -2, माइनस फॉर्मूले का। और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, अरे -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया जल्दी बताओ, कितना हो गया जल्दी बताओ? -3 यहां पे, अगला क्या हो जाएगा? के कैप, के कैप को कवर करो, कितना होगा? 4 इंटू 1 4, -3 2 जा 6, -6, ये कितना होगा वो देखो, 8i कैप, 8i कैप। अगला क्या हुआ? 8i कैप। अगला क्या हुआ? 8i कैप। यहां पे देखो
+3 और -2 कितना हुआ? माइनस 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 प्लस जे कैप। अगला क्या हुआ जल्दी बताओ? 10 के कैप। बोलो मजा आ गया तुम्हें? ये है भैया टॉर्क। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू। तो भैया एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो तो लाइन एट इक्वल एंगल टू ऑल द 3 एक्सिस। अरे भाई ये देखो एंगुलर मोमेंटम किसके परपेंडिकुलर है यार? कहानी तो गड़बड़ हो गई। पोजीशन वेक्टर आर हो गया एंड मोमेंटम जो हो गया पी हो गया भैया। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होता है। आर में मैंने कहां पे कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं की? ये रहा पाप, पाप मिल गया। +2 करो इसको, ये देखो पाप हो गया। ये +2 था भैया, तो +2 एंड -2 ये -4 हो गया था। और ये +2 और -2 -4 हो गया, ये पाप यहां पे था। ये +2 -1 और ये तुम लोग समझ गए हो गया आदित्यानंद ने लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ करी है। तुम्हारे चलते दिखा रहा हूँ, नीट में भी तुम यही करते होगे, समझ रहे हो ना? मिस्टेक जोश में आके। तो ये सब मत करना बेटा, नहीं तो फंसोगे। तो ये माइनस और प्लस -4 हुआ और ये +4 हुआ, ये निपट गया भैया। तो ये यहाँ पे 0 आई कैप हो गया। ओहो हो मजा आया सर, ये निपट गया। उसके बाद जे वाले का तो ठीक आया होगा, -2 एन इंटू जे वाले का ठीक आया होगा भैया, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। के वाले का देखो, के वाले का गलत आया होगा क्योंकि के वाले के लिए 3 2 जा 6 आया होगा। के वाले के लिए कितना आया होगा जल्दी से बताओ? के वाले के लिए कितना आया होगा? ये के वाले के लिए कितना आया होगा? 6। ये हो गया 3 2 जा कितना 6 और ये 4, तो 4 और ये क्या हो गया +6, तो ये क्या हो गया -2। 4 + 6 कितना हो गया -2। बोलो तो ये क्या हो गया जे कैप -2 के कैप। अब यहां पे देखो बोल रहा है लाइन एट इक्वल एंगल टू ऑल 3 एक्सिस। नहीं यार, एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना वो परपेंडिकुलर किसके होगा? ये किसी जे और के प्लेन में है, तो किसके होगा? किसके होगा? आई के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जे मान लो इधर है और के मान लो इधर है, तो जे के कहीं इधर होगा। जे और के का रिजल्टेंट हो गया ये। अरे देखो ना यार, जे और के का होगा रिजल्टेंट, तो ये किसके परपेंडिकुलर होगा? जे और के प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होगा? जे और के का प्लेन आई वाला होगा। आई कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आया बेटा तुम लोगों को? मजेदार, पक्का, मस्त, क्लियर? तो जल्दी से फटाफट से इसको दोबारा से सॉल्व कर लेना। और कुछ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चंस मैं एकदम दे रहा हूं वो जरूर कर लेना। ये सारे जो भी होमवर्क दे रहा हूं मैं अभी, जितना होमवर्क दे रहा हूं वो बिल्कुल कर लेना, जरा भी कोताही मत करना, नहीं तो पेट चीर के भौंटी निकाल दूंगा, ध्यान रखना। और सारे के सारे क्वेश्चंस करके मुझे बताना कि सर मस्त मजा आ गइल बा, पूरा रोटेशन 1-1.25 घंटे में आपने रिवाइज करा के कंप्लीट करा के पूरा मजा दिला दिया बेटा। ये भी कर लेना एक बार। पुराने क्वेश्चंस मैं निकाल के ला रहा हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि ये आने की पॉसिबिलिटी अब बढ़ गई है भाई लोग। ठीक है, तो मिलेंगे एक और धमाकेदार से सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए बचवा एंड बचवी लोग। ये एम्स का एक क्वेश्चन है टॉपलिंग वाला, जरूर टेकल कर लेना। जितना क्वेश्चन लाया हूं सारे करना, नहीं तो खोपड़िया उड़ा दूंगा, बता दे रहा हूं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। एक भी होमवर्क किए बिना मत छोड़ना, ठीक है दोस्त? तो चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग। मैं हमेशा लास्ट मोमेंट में तुम्हारे अंदर एनर्जी फूक रहा हूं ताकि कुछ भी छोड़ के मत जाओ, क्योंकि सारे टॉपिक को पकड़ के जाओगे तभी मजा आएगा। थैंक यू, लव यू, बाय। मिलेंगे एक और जमाकेदार सेशन में। अपन कंप्लीट 11 कंप्लीट 12 कंप्लीट कराएंगे, आप लोग बिल्कुल वरीड मत होइए, काफी टाइम देता हूं मैं इसमें। कल फिर से एक नया चैप्टर आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, लव यू, बाय। कमेंट करके जरूर बता देना मजा आ रहा है तो।